नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज गुजरात आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल सकता है पद। सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज जारी रहेगी सुनवाई। मैं इसका ऐलान करती हूं, मेरा जीवन हमेशा आपकी सेवा के लिए रहेगा। और इस तरह विदा हुई महारानी एलिजाबेथ सेकेंड। ईडी सीबीआई के खिलाफ बंगाल विधानसभा से प्रस्ताव पारित। ममता बनर्जी बोली, लगता नहीं कि पीएम मोदी सीबीआई ईडी का कर रहे दुरुपयोग। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि मंगलवार को गुजरात आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। और बता दें, इसको लेकर जेपी नड्डा का खास प्लान भी तैयार हुआ है। बता दें कि जेपी नड्डा मंगलवार और बुधवार यानी कि 20 और 21 सितंबर को 2 दिन के प्रवास पर गुजरात में रहेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा कई सार्वजनिक और संगठनात्मक बैठकों में भाग भी लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को गांधीनगर जाएंगे और जेपी नड्डा यहां सुबह 9 बजे गांधीनगर स्थित नभोई के पटेल फार्म में बीजेपी किसान मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित नमो किसान पंचायत ई बाइक कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम के बाद होटल लीला गांधीनगर में मेयर समिट में भाग लेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 2 बजे रेसकोर्स ग्राउंड राजकोट सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य और म्युनिसिपैलिटी काउंसलर्स और कोऑपरेटिव संगठनों के चुने हुए प्रतिनिधियों के एक विशाल सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि शाम 5 बजे जेपी मोरबी जाएंगे और मोरबी में जेपी नड्डा का एक रोड शो करेंगे। और साथ ही इसके बाद रात 8:30 बजे होटल लीला गांधीनगर में वीरांजलि कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो ये पूरे दिन का जेपी नड्डा का स्केड्यूल है। इसको चलते आज वो गुजरात में है। पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस यानी कि पीएलसी का भी बीजेपी में विलय हो गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी। और अब सूत्रों से पता चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर किसी राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं। अमरिंदर सिंह ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हमारी सेना को मजबूत नहीं किया गया। जब एके एंटनी रक्षा मंत्री थे तो रक्षा सौदे नहीं हुए थे। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब भारत का सीमावर्ती राज्य है और उसको लेकर अपनी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान से सीमा सटी हुई है, उसको लेकर अपनी चुनौतियां हैं। इसके बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में से लगातार चर्चा हो रही थी। और हाल ही में तो ड्रोन का खतरा भी बढ़ता हुआ भी नजर आया था। इसके साथ ही पंजाब में ड्रग्स का जाल भी फैला है। तो ये तमाम बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से सामने आ रही थी। बीजेपी शामिल होने के बाद उन्होंने ये तमाम बातें कही। सुप्रीम कोर्ट में आज कई मुद्दों पर चर्चा होगी, बता दें। और इन सभी नजरें लोगों की यहां पर टिकी हुई हैं। और बताया जा रहा है कि सामान्य वर्ग और गरीबों को आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई जारी रहेगी। मामले की एनजीओ जनहित अभियान समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख कर लिया है। और इन याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% तक ही आरक्षण की सीमा के उल्लंघन का भी हवाला इसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिया गया है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं को संविधान पीठ में सौंपा था। और इस मामले में एनजीओ जनहित अभियान समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया। इन याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% तक ही आरक्षण की सीमा के उल्लंघन का भी हवाला दिया गया है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और सरकार ने बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण का कानून बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 50% तक सीमित रखने का फैसला दिया है। इस प्रावधान के जरिए उसका भी हनन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई जारी रहेगी।
महारानी ने अपने 21वें जन्मदिन पर राजकुमारी एलिजाबेथ के तौर पर ब्रिटेन को पहली बार संबोधित किया था। उनकी ये केप टाउन से रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुई थी और तब उन्होंने कहा था कि मैं इसका ऐलान करती हूं कि मेरा जीवन छोटा हो या लंबा, हमेशा आपकी सेवा के लिए ही लगा रहेगा। ब्रिटेन की ये महारानी उम्र के 96 वसंत पार करके सोमवार को जॉर्ज छठे के स्मृति चैपल में सदा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गई। बता दें कि ब्रिटेन का शाही परिवार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया 25 साल में महारानी बन सबसे लंबे वक्त राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़ी थी। क्या महारानी की इसी यादगार विदाई के पलों को महसूस किए गए और ब्रिटेन के लंबे वक्त तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कई मायनों में खास रही। फिर चाहे ये उनका ब्रिटेन की राजशाही की बैकडोर संभालना हो या फिर अपने आखिरी दम तक महारानी बने रहना हो, इतना खास महारानी के आखिरी विदाई के लम्हे भी बेहद खास रहे। महारानी का ताबूत उनके लंदन के शाही आशियाने से शुरू हुए और अंतिम सफर के बाद बुधवार 14 सितंबर को संसद भवन के वेस्टमिनिस्टर हॉल लाया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की ज्यादतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं। इस प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं पीएम मोदी से सरकार और पार्टी के कामकाज को अलग अलग रखने का आग्रह करती हूं। ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। नियम 159 के तहत राज्य विधानसभा के पटल पर यह प्रस्ताव रखा गया था और पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब ईडी और सीबीआई तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही है। पिछले 2 महीनों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। पहले पूर्व मंत्री और निलंबित टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को एक कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया। बता दें इसके बाद तृणमूल बीरभूम के जिला उपाध्यक्ष और अनुव्रत मंडल को कथित पशु तस्करी जांच में गिरफ्तार किया गया। इस प्रस्ताव में पिछले साल सीबीआई द्वारा तृणमूल के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम और दूसरे नेता की गिरफ्तारी का भी जिक्र इसमें किया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजू सिंह अपहरण के इस मामले में पूर्व मंत्री और आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह फरार हैं। आज दानापुर कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। आज पता चला कि कार्तिक सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगा, ये राहत मिलेगी, लेकिन आज जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई होनी थी वो छुट्टी पर थे, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी। इधर 19 दिन से कार्तिक सिंह को पुलिस खोज रही है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। बता दें कि कार्तिक सिंह लगातार फरार चल रहे हैं और जब ये सवाल पूछा गया कि कार्तिक सिंह कहां है और पुलिस उनको खोज क्यों नहीं पा रही है, तो ये भी सवाल पूछा गया था और इस पर उन्होंने कहा कि पटना एसएसपी और पटना की पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है, हर संभव कदम उठाने की कोशिश लगातार की जा रही है। न्यायालय के फैसले का इंतजार है, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उस पर नजर है, उसका पालन किया जाएगा, उस दिशा में कदम उठाया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री के वकील जनार्दन राय ने कहा कि 1 सितंबर को कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी। ऊपरी अदालत में अपील के लिए 15 दिन का समय मिला था और इसी बीच कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। बता दें साथ ही उन्होंने कहा है कि कार्तिक सिंह की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की गई थी और उम्मीद है कि जल्द सुनवाई होगी। आज दानापुर कोर्ट में जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई थी वो छुट्टी पर हैं। एसीबी ने अमानतुल्लाह खान से जुड़े 5 और लोगों को नोटिस जारी किया है, जिनमें 2 वफक बोर्ड से जुड़े हुए हैं और 3 बिजनेसमैन हैं, जिसमें अमानतुल्लाह खान की
फाइनेंशियल डील हुई थी। और बता दें कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान और हामिद को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। हामिद को भी एसीबी ने रिमांड पर लिया हुआ है। हामिद के पास से ही 12 लाख कैश और एक पिस्तौल बरामद हुई थी, जिसको लेकर एसीबी ने दावा किया था कि हामिद ने यह कबूल किया है कि यह कैश और पिस्तौल अमानतुल्लाह खान की है। बता दें कि एसीबी अमानतुल्लाह खान को दिल्ली से बाहर लेकर नहीं जा पाई है और एसीबी को अमानतुल्लाह खान को बिहार, उत्तराखंड और तेलंगाना, गुजरात और उत्तर प्रदेश जांच के लिए लेकर जाना था। अब विधायक अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। अब विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी और दूसरी अनियमितताओं का आरोप है। एसीबी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया। ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक दुर्गेश पाठक को परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा तलब किए जाने पर सोमवार को सवाल उठाए और कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बढ़ता राजनीतिक ग्राफ असली निशाना है। धन शोधन के मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए पाठक के जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के बाद आपकी ये प्रतिक्रिया सामने आई। ये मामला अरविंद केजरीवाल सरकार की अब वापस ले गई है और आबकारी नीति की जांच से संबंधित है। बता दें कि पाठक दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आपके प्रभारी हैं और आपके प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि आप गुजरात और दिल्ली दोनों का चुनाव बीजेपी ईडी सीबीआई गठबंधन लड़ेगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पाठक को ईडी द्वारा तलब किए जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और बता दें कि उन्होंने जताते हुए कहा है कि उनकी पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रभारी की सरकार की आबकारी नीति से क्या लेना देना है और उन्हें मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी ने तलब किया है। उन्होंने कहा कि आज ईडी ने आपके एमसीडी चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक को तलब किया। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से हमारे एमसीडी चुनाव प्रभारी का क्या लेना देना, ये सवाल खड़ा कर दिया। और इनका निशाना शराब नीति है या एमसीडी चुनाव, सीधे सीधे सवाल खड़ा कर दिया। ट्वीट भी हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को झाबुआ जिले के पैटलावद पहुंचे थे, जहां एक चुनौती सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि 1947 में नेहरू और कांग्रेस के नेताओं ने जल्दी सत्ता प्राप्त करने के लिए भारत को तोड़ दिया था और अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। वहीं झाबुआ में आज सुबह वायरल हुई एमपी और बीजेपी के एक ऑडियो, जिसमें एमपी बच्चों से अभद्रता करते दिखते नजर आ रहे हैं। बता दें, जिसमें उस मामले में सीएम ने कहा कि जनता का अपमान करने वाले किसी भी अधिकारी को नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैंने एसपी को सस्पेंड कर दिया है। सीधे तौर पर यह ऑडियो जब वायरल हुआ तो एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए बात कही। बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए ये कहा है कि अब जनता आवेदन लेकर सरकारी दफ्तरों तक नहीं जाएगी। 31 अक्टूबर तक सरकारी कर्मचारी गांव-गांव में जाकर योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान करेंगे। हमने जनसेवा अभियान में 35 योजनाएं ली हैं, जिनको गांव-गांव में वार्ड में जाकर पूरी तरह से हम पात्र हितग्राहियों को लाभ देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने कर्ज माफी की झूठी घोषणा की और किसानों ने ऋण का पैसा जमा नहीं किया, उसके कारण हमारे किसान डिफॉल्टर हो गए। तो तमाम बातें शिवराज सिंह की तरफ से सामने आ रही हैं इसको लेकर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, उप जिला अस्पताल आदि के लिए फार्मास्टिक्स के 235 और सूचना सहायक के 44 नवीन पद सर्जन करने की मंजूरी दी है। इनमें जिला मुख्यालय पर स्थापित जिला अस्पतालों में फार्मास्टिक के 72 पद और मुख्यालय के अलावा जिला अस्पतालों में 75 पद और उप जिला अस्पतालों में 88 पद सहित कुल 235 पद शामिल हैं। सूचना सहायक के लिए जिला अस्पतालों में 6 पद और उप जिला अस्पतालों में 38 पद सहित कुल 44 पदों का सर्जन किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के कारण ओपीडी में वृद्धि होने और निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत अतिरिक्त दवाएं जोड़ेंगे। बता दें, निःशुल्क दवा केंद्रों के सुचारू संचालन और दवाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के दृष्टिकरण अतिरिक्त पदों की आवश्यकता थी। अब मुख्यमंत्री की स्वीकृति से निःशुल्क दवा केंद्रों के सुचारू संचालन और दवाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप के बीच सीएम भगवत मान के एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि सीएम ने इस बात का ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की किसी भी करेंसी में लोगों की आस्था का कोई मूल्य नहीं है। 22 सितंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और विश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वीडियो के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮਨਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਈਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
तो पंजाब को पंजाब बनाने वाली लड़ाई है। किस तरह से आपने देखा कि भगवत मान की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई कर रही है। बीते 4 दिनों से सीबीआई की टीम गोवा में मौजूद है और सोनाली फोगाट मर्डर केस का मोटिव पता करने में जुट गई है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया है कि उनकी टीम रात भर जागकर काम कर रही है। गोवा पुलिस के केस ट्रांसफर होने के बाद जितने भी कागजात और रिपोर्ट सीबीआई को मिले हैं उनका गहनता से विश्लेषण किया जा रहा है। बता दें कि सोमवार को सीबीआई के अधिकारियों ने अपने कैंप ऑफिस में कुछ लोगों के बयान दर्ज किए और वो लोग थे जो घटना के दिन रिजॉर्ट और क्लर्जी क्लब में मौजूद थे। इससे पहले शनिवार को सीबीआई ने रिजॉर्ट में करीब 10 घंटे तक छानबीन की और पूरे स्टाफ के बयान दर्ज किए थे। सोनाली फोगाट के कमरे और सुधीर के कमरे की 3D मैपिंग के साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई थी। शुक्रवार को सीबीआई की टीम क्लब पहुंची थी और सोनाली को ड्रग्स देते हुए सुधीर सीसीटीवी में नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद जब सोनाली की तबीयत खराब हुई तो एक दूसरे सीसीटीवी में सोनाली को बाथरूम में ले जाया हुआ जाता भी नजर आ रहा है। बता दें कि सोनाली उस बाथरूम में करीब 2 घंटे तक रही। सीबीआई की टीम ने पूरे क्लब की 3D मैपिंग की और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी क्लर्जी स्टाफ के पूछताछ की और उनसे बयान भी जारी किए गए। अगली खबर से आपको मुखातिब कराते हैं। बता दें कि जैकलिन फर्नांडिस सुकेश चंद्र मनी लॉन्ड्रिंग केस के 7 घंटे तक पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस और ईडब्ल्यू दफ्तर के बाहर निकली और एक दूसरा मौका है जब जैकलिन को मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए पूछताछ को लेकर दिल्ली पुलिस ने तलब किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फर्नांडिस जांच में शामिल हुई और उनसे मंदिर मार्ग स्थित आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में पूछताछ की गई। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में रोज नए खुलासे कर रहे हैं और पुलिस इसलिए इस मामले की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि पुलिस इसलिए इस मामले से जुड़े हर आरोपी से गहन से पूछताछ कर रही है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस अब तक कई बार ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हो चुकी हैं। अब इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस इस मामले की तरह और तह तक जाने की हर संभव कोशिश लगातार करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इससे पहले बुधवार 14 सितंबर को पिंकी ईरानी के साथ फर्नांडिस से 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी और ईरानी ने अभिनेत्री को चंद्रशेखर से कथित तौर पर मिलवाया था। पुलिस ने पहले कहा था कि जांच में खुलासा हुआ है कि चंद्रशेखर ने अपने जन्मदिन पर फर्नांडिस के एक एजेंट प्रशांत को एक मोटरसाइकिल की पेशकश की थी और लेकिन उसने इसे लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चंद्रशेखर ने दोपहिया वाहन और उसकी चाबी प्रशांत के यहां भी छोड़ दी थी। वहां को बता दें कि वाहन को जब्त कर लिया गया है फिलहाल के लिए। तो लगातार पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या का आंकड़ा देखकर आप दंग रह जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में जितने सक्रिय मरीज हुआ करते थे उतने मरीज अब पूरे देश मध्य प्रदेश में बाकी रह गए हैं। एमपी के सभी जिलों में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर मात्र 187 रह गई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है। मध्य प्रदेश में महज 187 सक्रिय मरीज बचे हुए हैं। एमपी के भोपाल में 59 और इंदौर में 45, बालाघाट 2, बैतूल में 7, रतलाम में 3, राजगढ़ में 1 और रायसेन में 3, निवाड़ी में 2, नरसिंहपुर में 8, मंडला में 1, खरगोन में 4, कटनी में 1, जबलपुर में 9 और हरदा में 6, ग्वालियर में भी 6 और होशंगाबाद में 7, वहीं डिंडोरी में 4। तो ये विदिशा में और उज्जैन की बात कर ले तो वहां पर 10-10 मरीज मौजूद हैं। तो बता दें शिवपुरी में भी 2 मरीज इसमें शामिल है कोरोना के मामले। लगातार एमपी में कोरोना के मामलों में इजाफा नहीं होता देखा जा रहा है। देश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है जिससे तापमान में गिरावट देखी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि आईएमडी का अनुमान है कि अगले 2 दिन में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, पंजाब और हरियाणा आसपास के क्षेत्रों में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क देने की संभावना है। हालांकि कई राज्यों में अगले 4 दिनों और कुछ में हिस्सों में गरज और बिजली गिरने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। साथ ही भारी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि उड़ीसा के कई क्षेत्रों में मंगलवार को भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्व मध्य प्रदेश और तृतीय आंध्र प्रदेश भी अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya पर जाकर आप हमारी वेबसाइट पर
खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।